नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीएस रिवीजन सीरीज में आज ये छठा वीडियो है और इसमें आज हम लोग इंडियन पॉलिटी से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखेंगे जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत करने से पहले देखिए, अगर आप लोग लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हो और आपका एग्जाम 21 अक्टूबर को होने जा रहा है तो एक महीने के लिए रामबाण नोट्स बेहतरीन और कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर मिल रही है। अगर आपको इस नोट्स को लेना हो, इसका सैंपल देखना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करें, वहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और हाँ, अगर आप अधिकारी बनना चाहते हो तो प्लीज़ इसको एक बार लेकर पढ़ लेंगे। निश्चित रूप से आपको इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान सभा का गठन हुआ तो विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा के लिए, विभिन्न बिंदुओं को पर नियम कानून बनाने के लिए विभिन्न समितियों की समय समय पर स्थापना की गई। तो आपको उन्हीं समितियों और उनके अध्यक्षों का नाम जानना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारूप समिति की, जिसमें अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सबसे महत्वपूर्ण समिति है, कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये संविधान सभा में भी समिति थी। ओके, दूसरी समिति है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तीसरी है राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इन समितियों के अध्यक्षों को आपको जरूर जानना चाहिए, प्रश्न में अक्सर ये पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय शासन के वास्तुकार कौन थे? स्थानीय शासन यानी पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार शिल्पीकार बलवंत राय मेहता थे। इन्होंने ही पंचायती राज प्रणाली को लागू करने की सिफारिश सर्वप्रथम की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की? बलवंत राय मेहता ने। वही अभी मैंने आपको बताया, जो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी उसके 3 स्तर कौन कौन से थे? यानी जिला स्तर था, इसके अलावा ब्लॉक स्तर था और ग्राम पंचायत स्तर था। ये 3 स्तर इन्होंने सिफारिश की थी। अगला, पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलने की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को द्विस्तरीय में बदलने की सिफारिश की थी। हालांकि उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। अगला है जी.वी.के. राव और लक्ष्मीमल सिंघवी के नेतृत्व में समिति कब गठित हुई थी? देखिए, जी.वी.के. राव समिति 1985 में और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में गठित हुई थी और ये दोनों ही पंचायती राज से संबंधित समितियां थीं, स्थानीय स्वशासन से संबंधित समितियां थीं। अगला, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई 1/3 आरक्षण की। आज भी ग्राम पंचायतों को महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाता है। हालांकि किसी किसी राज्य में ये 50% तक कर दिया गया है। अगला, भारत का प्रथम राज्य जिसने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया कौन है? बिहार है। 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? राजस्थान के नागौर जिले से। कई बार पूछा जा चुका है। अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। अगला है, भारत के वह राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे हैं कौन है? बी.बी. गिरी। अगला है, वह मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? जस्टिस एम. हिदायतुल्लाह। अगला है, 5वीं अनुसूची के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। अगला है, राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? एडविन ल्यूटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का वह द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी जिसके पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य नहीं है तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है कौन है? भारत का उपराष्ट्रपति है। अगला, अनुच्छेद 67 में
अगला है अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? संसद का जो 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, इसके सभी सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किस प्रधानमंत्री द्वारा? नरसिम्हा राव द्वारा 1992 में 1991-92 में एलपीजी पॉलिसी इसको कहते हैं। ठीक है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई थी। अगला, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद की। देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कैग कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है और कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला है भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? जनहित याचिका से, पीआईएल से। अगला है प्रमुख अनुच्छेद और उनसे संबंधित तथ्यों को देख लीजिए, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अनुच्छेद 50 ये कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियों से संबंधित है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ता, ये अनुच्छेद 58 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 63 इंपॉर्टेंट है, भारत का उपराष्ट्रपति होगा एक। अनुच्छेद 64 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करना या पदेन सभापति होना, ये अनुच्छेद 64 कहता है। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ये अनुच्छेद 65 वर्णित करता है। अगला है अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 164 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ये अनुच्छेद 164 में वर्णित है। 249 अनुच्छेद 249 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य सूची के विषयों के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 249 में वर्णित है। ओके, विभिन्न अधिनियमों और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। कौन कौन से अधिनियम में क्या क्या प्रावधान लाए गए। सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को देखते हैं। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इसके साथ ही साथ इस एक्ट के तहत एक अति महत्वपूर्ण कार्य हुआ जब कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में, तो ये अक्सर पूछा जाता है। फिर इसके बाद चार्टर अधिनियम 1813 आया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान इसी अधिनियम द्वारा किया गया जब शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को भी इस एक्ट के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा छीन लिया गया। अगला है चार्टर एक्ट 1853। इसके द्वारा पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का गठन किया गया। 1892 के अधिनियम के द्वारा कहा जाता है। इसके द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। अगला है 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली आरंभ की गई। प्रांतीय विषय 2 उपवर्गों में विभाजित हुए, आरक्षित और हस्तांतरित। ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था की गई। इम्पोर्टेंट है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद का गठन हुआ है किस? देखिए, भारतीय संसद का गठन आप सब लोग जानते होंगे, अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन है। 79 में राष्ट्रपति और 2 सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर भारतीय संसद का गठन हुआ है। अगला है केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा ये वर्णित किया गया कि किसी भी
लोकसभा में केंद्रीय मंत्रियों की जो संख्या होगी वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। अगला है, बम्बई, कलकत्ता व मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। अगला है, भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के। ओके, जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला आया तो उसमें ये मूल संरचना का जो सिद्धांत है भारतीय संविधान का, उसकी रूपरेखा प्रतिपादित की गई थी। अगला, जिस अनुच्छेद के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, वह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 324 का आर्टिकल 5। अगला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। अगला, एन गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तल और डॉक्टर डी.पी. खेतान ये किस समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था स्टार्टिंग में ही कि प्रारूप समिति, जिसमें कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर, उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और बाकी 6 सदस्य ये थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आगे इसमें मेंशन है जो कि आप लोगों को भी पता होगा कि बाद में जब बी.एल. मित्र की मृत्यु हो गई तो उनकी जगह एन माधव राव और डी.पी. खेतान की जगह टी.टी. कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया था। तो इन दोनों को भी याद रखिएगा। ओके, अगला है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत स्वीकृत किया गया था। अगला, 22 सदस्यों वाली लोकसभा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, लोक लेखा समिति जो कि संसद की एक समिति है, इसमें 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। कुल 22 सदस्यों वाली इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष इसको मनोनीत करता है। ओके, और ये जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है ये मुख्यतः विपक्षी दल से होता है, जो दल सत्ता में नहीं रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। नमस्कार।